अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज पंजाब में भी बजट पेश कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ वफाक में हमने देखा जब बजट पेश किया गया तो पीपल्स पार्टी के बड़े कम लोगों ने उस इजलास में शिरकत की। आज पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने इजलास में शिरकत नहीं की, लेकिन जिस तरीके से पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। कुछ बातें उन्होंने वहाँ पर कहीं, उन्होंने ज़रा आप भी सुनिएगा। 100 दिन में अगर हम ये कर सकते हैं तो आने वाले 1725 दिन में हम करेंगे कि नफ्स की बजाय हर गुजरते दिन के साथ कर दिया है। हर गली साफ, हर रास्ता कुशादा, हमवार सड़क, सोना उगलते खेत, तरक्की करती सनत, बढ़ती तिजारत, खसारा, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी, तवानाई के मसाइल का खात्मा, बेटियों बहनों की इज्जत, आबरू, वकार की यकीनी हिफाजत। ये है मरियम नवाज शरीफ का 5 साल का विजन और प्लान। जी, आपने सुना पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को। जब मैं उनकी ये बातें सुन रहा था तो मुझे ये लगा कि मैंने शायद नॉर्वे की असेंबली का इजलास जो है वो देखना शुरू कर दिया है। सोना उगलते खेत, मतलब किसान यहाँ पे कितने खुश हैं। 100 दिनों के दौरान जो पंजाब की हुकूमत ने किसानों के साथ किया वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ सुथरी सड़कें, पंजाब के अंदर सारी सड़कें साफ़ हैं, बेहतरीन सड़कें, वो भी हमारे सामने। फिर एक और बात भी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी बेटियों की इज़्ज़त, माँओं बहनों की इज़्ज़त का उन्होंने हवाला दिया। और वो भी आपने देखा कि किस तरीके से सियासी मुखालफीन के साथ, खुसूसन ख़वातीन के साथ जो पंजाब में हो रहा है कि कहीं पर उनको ज़मानत मिलती है तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे वो आलिया हमजा मलिक हों, सनम जावेद हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। इस वक्त अगर किसी भी सूबे के अंदर ख़वातीन पॉलिटिकल वर्कर जेलों में हैं तो वो पंजाब है, जहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। लेकिन जो मिनिस्टर साहब बातें कर रहे थे उससे तो यही तासुर मिल रहा था कि जैसे पंजाब इस वक्त एक तरक्की याफ्ता सूबा बन चुका है, स्कैंडिनेविया को पीछे छोड़ चुका है और अगले 5 साल में इतनी तरक्की हो जाएगी कि इस दुनिया की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज पंजाब असेंबली में जिस वक्त ये बेहतरीन तकरीर हो रही थी वहां पे पीपल्स पार्टी के अरकान मौजूद नहीं थे। शायद उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि अभी भी वो 90 और 80 की दिहाई में फंसे हुए हैं। अगर वो ये समझ सकें कि ये 2024 है तो कभी भी पीपल्स पार्टी इस तरह की सियासत ना करे। आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें बजट से इशू है, हमें इस चीज़ से इशू है। भाई आप तो इस हुकूमत का हिस्सा हैं। ये हुकूमत जो कुछ भी कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, आप बराबर के जिम्मेदार हैं। जिस तरह माँओं बेटियों की इज्जत का हवाला दिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, बिलावल साहब ने पिछले दौरे हुकूमत में जब इमरान खान की दौरे हुकूमत था उस वक्त बिलावल साहब ने कुछ बात की, क्योंकि एक खातून रहनुमा को गिरफ्तार किया गया था। बिलावल साहब ने किस किस्म की बातें की वो बातें हम यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर सकते। एक दो अल्फाज तो उन्होंने ऐसे बोले कि इवन वहाँ पे भी कहा जा रहा था, स्पीकर साहब भी कह रहे थे कि इन अल्फाज को निकाल दिया जाए। उस वक्त बिलावल साहब किसी खातून की गिरफ्तारी के ऊपर इतने ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे थे कि आप बिलावल को आज नज़र नहीं आ रहा। 100 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, आपकी इत्तेहादी हुकूमत है पंजाब में, कितनी ख़वातीन वर्कर्स गिरफ्तार हैं। आपने एक दफ़ा भी बिलावल से सुना कि बिलावल साहब उसके ऊपर कोई एतराज़ करें या बजट के हवाले से पहले उनको किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों। लेकिन जो ही कोई मौका आता है एकदम से पीपल्स पार्टी कहती है हमें इसके ऊपर भी एतराज़ है, उसके ऊपर भी एतराज़ है। भाई फिर आप हुकूमत से अलहदा हो जाएँ। आप ये कह रहे हैं कि हम बजट के लिए वोट नहीं देंगे वफाक में। अगर बजट मंजूर नहीं हुआ तो इट मीन्स कि इस वक्त मुल्क के अंदर माइनॉरिटी हुकूमत है, हुकूमत तो ख़त्म हो गई। पर फिर भी पीपल्स पार्टी वाले उसी तरीके से अवाम के शऊर की बार बार तौहीन कर रहे हैं, डायलॉग भी बोल रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके ऊपर तो आप पीपल्स पार्टी वाले डायलॉग भी नहीं बोलते। जिस तरह भी बिलावल साहब खातून की गिरफ्तारी के ऊपर इतने गुस्से का इजहार कर रहे थे, क्या मौजूदा दौर में आपने देखा कि बिलावल साहब ने जमहूरियत के हवाले से या किसी और हवाले से जो अदालतों के फैसलों के साथ हो रहा है उनके हवाले से बिलावल साहब ने कोई बात की हो, इतने जोश और जज्बे का मुजाहरा किया हो? वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। पर एनीवे, पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो हुकूमत है उन्होंने बजट पेश कर दिए हैं। वफाक में भी बजट पेश कर दिया है, पंजाब में भी बजट पेश कर दिया गया है। क्या इस बजट में आवाम के लिए कुछ है? क्या इस बजट की वजह से पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा? इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब ने हमें, जैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो बजट कल पेश किया गया, आज तो वैसे पंजाब का बजट भी आ गया, लेकिन जो बजट गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने पेश किया, हुकूमत कह रही है कि हम काफ़ी मुतमईन हैं इस हवाले से। IMF के हवाले से खबर आ रही है कि वो भी मुतमईन है। क्या पाकिस्तान की आवाम को भी मुतमईन हो जाना चाहिए इस बजट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, देखें, दो सवाल है बुनियादी।
कि क्या ये बजट कोई माशी सिमत का तयन कर रहा है और क्या पाकिस्तान की आवाम मुश्किलात से निकल आएगी अगर वो चीज़ों को इन चीज़ों पे अमल करेगा। मैं सिर्फ मुख्तसर अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि मैं निहायत मायूस हूँ इस बजट से, और ये मेरा ख्याल था कि जो झटका हमने 30 जून 2023 को खाया था, जब हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए थे, उससे हमने कुछ सीखा होता और हम कुछ बेहतर सोच लेके आगे बढ़ते। मगर जो कुछ कल किया गया है उसके बाद मुझे तकरीबन यकीन है कि हम उससे बदतर हालात में चले गए हैं जहां पर हम कल खड़े थे। ठीक, पर सर कि कौन से ऐसे इसमें चीदा चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको इतनी मायूसी हुई? सबसे बड़ी मायूसी ये है कि इसमें कुछ है ही नहीं। बेसिकली सबसे मायूसी ये है कि अगर कोई चीज़ होती ना, देखिए जब हमारी मईशत के अंदर प्रॉब्लम्स और हम चीज़ों को ये बार बार ये कह रहे थे गवर्नमेंट को कि चीज़ें सही करें। अब इस बजट में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे चीज़ें सही हों, और गवर्नमेंट ने जो पैसे इकट्ठे करने हैं, जो 2400 से 13,000, जो तकरीबन 3,500 3,000 का डिफरेंस है, वो उन्हीं लोगों से लेना है जो टैक्स दे रहे हैं। तो फिर आप बताएं कि इकनॉमी कैसे सही होगी। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बड़े काबिल आदमी हैं औरंगज़ेब साहब की काबिलियत को सियासतदानों की सोच खा गई, और जो सियासतदान थे वो अपना वोट बैंक बचा के ले गए और एक शरीफ आदमी ने अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर दिया। मैं मिसाल क्लैरिफाई कर देता हूँ। रिटेलर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो हम बार बार कह रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन करें, चीज़ें करें, उसके बारे में ये कहा गया कि वो ताजिर दोस्त स्कीम कामयाब है, 30,000 लोग रजिस्टर हो गए हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन उस सेक्टर को टैक्स करने का नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में कोई बात नहीं की गई। मैं नहीं कह रहा कि वहाँ कलेक्शन ज़्यादा होगी। रियल इस्टेट पे भी जिस तरह का काम किया गया है, इससे रियल इस्टेट की टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी, इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो ये तो सियासतदानों का जो नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है, शहबाज शरीफ का जो वोट बैंक है, वो अपनी जगह इंटैक्ट है। और हम जो कोशिश कर रहे थे कि हम एक फाइनेंस मिनिस्टर को लेके चलें और जो इन सियासी लोगों से अलग होकर सोच सके, वो नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपोर्टर का टैक्स था 1% ऑफ द सेल प्रोसीड, ठीक है, आपने उसको एक स्ट्रोक ऑफ पेन से कर दिया 55% ऑफ द इनकम। ठीक है, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि एक्सपोर्टर को टैक्स होना चाहिए, मगर क्या ये एक झटके में होना चाहिए था? इस बजट के ऊपर आपको सियासी फुटप्रिंट नजर आ रहा है, सागदार साहब का फुटप्रिंट नजर आ रहा है, जिसने आपने भी कहा कि औरंगजेब साहब का नहीं यार जी। कोई नहीं इस पे, हाँ फुटप्रिंट नहीं, इस पे फुटप्रिंट शहबाज शरीफ की ट्रेडिंग लॉबी का है। ठीक, अच्छा सर, एक और चीज़ देख, जिस तरह आपने भी टैक्स का जिक्र किया, टैक्स उसका बहुत ज़्यादा जिक्र है, लेकिन आमदन बढ़ाने का भी कोई जिक्र नहीं हो रहा। SIFC भी बनी हुई है, इन्वेस्टमेंट की बातें भी होती रही, तो आमदन किस तरह बढ़ाएंगे? वही तो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक, ये तो बिल्कुल आप ये कह रहे हो कि असी गल नहीं करनी, असी कारोबार बंद करना है। अब अच्छा सर, इसके मतलब ये तो जी ये तो सीधा डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री को बंद कराने का नुस्खा है सर। ठीक, अच्छा सर, इसमें ये सीधा इसमें आप कह रहे हैं कि जो लोग पहले टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ पड़ेगा और वो उस इंडस्ट्री की भी आमदन हो सकता है कम हो जाए। यार उस आमदन को आपने रेट इतना हाई कर दिया, वो वारा नहीं खाता ना। देखो मेरी एक्सपोर्ट, मुझे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए ना, नोट तो मैं खुद भी छाप सकता हूँ।
एक्सपोर्ट को अगर आपने हाथ डाल रहे हो और इस तरह तबाही की तरह हाथ डाल रहे हो, तो आप मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो कल हैरान रह गया कि इन्होंने किया क्या है बेसिकली। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं पाकिस्तान की 2 बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों का डायरेक्टर हूँ, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। आप मुझे बताएं कि आप इतना बड़ा एक्शन कर रहे हैं, आप बिल्कुल करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा, क्या आपको एक्सपोर्टर को नहीं बताना चाहिए था? उन्होंने ऑर्डर्स लिए होंगे बाहर से, जो ऑर्डर्स लिए हुए उसमें जो उन्होंने कोटेशंस वगैरह दी होंगी, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा एक्सपोर्टर्स के लिए। यार मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बेवकूफ़ों की तरह ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, बड़ा अच्छा बजट आ गया। यही तो मुसीबत है हमारी। ये हम पता नहीं किस तरह की कौम बन गए हैं। मुझे तो सीरियसली अफसोस इस बात का है कि हमारा काम, हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह अपने आप को सही कर लें, हम किसी तरह कोई सिविलाइज तहजीब याफ्ता कौम बन जाएं, मगर हम पता नहीं क्या हमारे। अच्छा सर, एक तो ये बताइएगा कि इस बजट के नतीजे में जो इस वक्त ले मैन आपको सुन रहा है, क्या वो एक्सपेक्ट करे कि आने वाले महीनों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? और दूसरा ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ये सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आप भी कर रहे हैं, दीगर लोग भी कर रहे हैं, अब ये पार्लियामेंट के अंदर मामला है, MNA हजरात जब ये डॉक्यूमेंट देखेंगे तो यकीनन उनको भी ये चीज़ समझ आएगी, हो सकता है वो इसको मंजूर ना करें या कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। यार अत्तर साहब, क्या तुमने वाहियात सवाल किया है? किसका नाम ले रहे हो? MNA साहिबान, क्या बात की तुमने? क्या बात की है यार? तुम किस तरह के आदमी हो यार? सर वो लतीफा छोड़ा यार, लतीफा छोड़ा यार। यार किस दुनिया में रह रहे हो यार? यार आपने एक लतीफा कहा है लोगों के लिए कि MNA साहिबान को समझ आएगी, वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार करेंगे। यार उनकी वो तो MNA पाकिस्तान में जो होता है, MNA पाकिस्तान में पार्टी लीडर का सेक्रेटरी या होता है। सुना शफर जैदी साहब ने इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी बातें की, बजट के हवाले से उन्होंने मायूसी का इजहार भी किया। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। इमरान खान साहब के वकील, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब से कुछ देर पहले ही, चंद घंटे पहले ही आपकी इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई अडयाला जेल में। बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, क्योंकि आजकल जो कुछ मुल्क में हो रहा है, एक चीज़ कही जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया। जो पहले कहा जा रहा था कि डायलॉग कर लो, हुकूमत से बात कर लो, अब आप कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा है कि जी बात होगी हुकूमत से। तो ये डायलॉग के मामले पे कोई खान साहब से बात हुई आज? वो क्या कहा है, क्या हिदायत दी उन्होंने? देखिए जी, बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने कोई यू टर्न नहीं लिया। नंबर 1, पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को आने वाले इनकलाब को पूरी तरह समझती है और उसके साथ खड़ी है, और आवाम ने जिस तरह से तहरीक इंसाफ का साथ दिया, तहरीक इंसाफ चाहती है कि उसी को आगे लेके चले और उस नैरेटिव से हरगिज़ 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात जो है, इस वक्त जो डायलॉग की बात की गई वो हमारे इत्तेहादी हैं। इत्तेहाद आपको पता है कि हमने एक किया है आइन की बहाली के लिए। उसमें अचकज़ई साहब की एक रिक्वेस्ट आई थी। अचकज़ई साहब एक इंडिपेंडेंट पार्टी के सरबराह भी हैं और एक उनकी अपनी सियासी हैसियत है और बसीरत है। तो उसके मुताबिक उन्होंने खान साहब से ये पूछा कि बतौर इत्तेहादी, तो ये उनका अपना फैसला है, वो उसमें करेंगे, वो जो वो बात करेंगे। हम 1 इंच भी अपने स्टांस से नहीं हटे। हम आज भी 8 फरवरी के मैंडेट के ऊपर खड़े हैं और हम इस हुकूमत को, बिलखुसूस ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत को हम समझते हैं कि इनके पास कोई अख्तियार नहीं है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और इस हुकूमत के पास आप इनके अख्तियार की आप लिमिट अगर आपने वॉच करनी है तो वो आप देखें कि इन्होंने अनाउंस किया कि 4 रुपये जो है वो 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ेगी और उसके बाद कम होगी बाद में और फिर 4 रुपए जो है वो इनफैक्ट हुई थी। तो ये इस हुकूमत का लेवल है। हम खान साहब एक चीज़ कहते हैं कि बात होगी तो उसके साथ होगी जिसके पास पावर है। पावर किसके पास है? यकीनी तौर पर पावर उसके पास है। मुशर्रफ दौर में बात जो है वो शौकत अजीज से नहीं हुआ करती थी। जिसके पास पावर है उसी से बात होगी। इनके पास तो पावर ही नहीं है, ये खुद कठपुतली। तो आज की मुलाकात का एजेंडा भी इसी हवाले से था, सियासत के हवाले से था, या कानूनी मसाइल ही सिर्फ डिस्कस किया आप लोगों ने? देखिए, जब भी मुलाकात होती है उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सियासी, आज ज़ाहिर है ज़्यादा सियासी लीडरशिप थी तो सियासी बातें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुई और ये सारी बातें भी हुई। तो इसमें क्लैरिटी है। खान साहब तहरीक
पार्टी और नून लीग के हवाले से आपको उनसे बात, तहरीक इंसाफ इनफरादी हैसियत में नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो जमातें, उन्होंने हमारा अब मैंडेट जो है वो चुराया है, वो डाका डाला है, वो डाकू हैं। उन्होंने अवाम का जो मैंडेट था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस पूरे निज़ाम की कुर्बानी दी है। उन्होंने वो काम किया है जो शायद पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, आपने एक तरफ आपने सपोर्ट किया उस सिस्टम को जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे इंतखाबी अमल से बाहर किया गया, बतौर जमात उस पर पाबंदी, तकरीबन पाबंदी वाला माहौल है कि हमारा सिंबल हमें नहीं मिला। तो ये किस किस्म की सियासी जमातें हैं कि जो एक सबसे बड़ी मुखालिफ जिसके साथ असल आपका मुकाबला और मैच है, आप उसको बाहर निकलवाते हैं और फिर जो है उसकी सीटों के ऊपर आप खुद आगे बैठ जाते हैं। तो उन लोगों के साथ हम कैसे बैठेंगे? हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे उनके एक और चीज़, जो मौलाना के साथ राब्ते भी हुए, मौलाना साहब ने भी ये कहा कि 5-6 लोगों ने आके मुझसे बात की है, तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता भी है। तो खान साहब ने किसकी ड्यूटी लगाई है? क्या इसलिए कि आप तो मौलाना साहब से मिलने के लिए शहबाज शरीफ साहब उनके घर पे पहुंच गए, तो आज इस हवाले से कोई बात हुई मौलाना साहब के हवाले? देखिए, आज मौलाना साहब के हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात और बातचीत और बतौर इत्तेहादी उनके साथ डील करने की परमिशन खान साहब ने दी है। और उनको खान साहब जब भी इंस्ट्रक्शंस गई हैं, अब हमारा मसला है, हमारा मसला ये है कि हमें खान साहब से एक तरह से नहीं है कि जैसे आप जाते हैं, या नवाज शरीफ को थी और कि वो एक दिन में 40-40 लोगों को मिला करते थे, और ट्यूसडेज़ और थर्सडेज़ को उनकी एक लंबे सेशन हुआ करते थे और न्यारियाँ आती थी। तो खान साहब तो वो उस तरह की जेल नहीं काट रहे। हमारे लिए तो सख्ती है। हमारी तो जो मीटिंग होती है वो बग़ैर किसी वजह के जो है वो कैंसिल अगर हो जाए, कि छुट्टी आ जाए, एक बहाना होता है, जैसे ही कोई बहाना उनको मिलता है तो वो कैंसिल कर देते हैं। पूरे एक हफ़्ते में सिर्फ 1.5 घंटे की मुलाकात होती है खान साहब की अपनी फैमिली, लॉयर्स और अपने सियासी और दूसरे दोस्तों के साथ। तो ये इतनी कम कम्युनिकेशन के अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं। और फिर ये नहीं है कि परमानेंट फिक्स लोग हों, हम बहुत बड़ी सियासी जमात हैं, हमारे मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं उनके, और वो उनके सबके काम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो अपने अपने लिहाज से हफ्ते में बारी बारी मिलते हैं। तो फिर जाहिर है कम्युनिकेशन का जो हमारा पूरा निज़ाम है वो उस तरह से स्टेबल तो नहीं है। ठीक है। तो मौलाना साहब अगर ये उन्होंने फरमाया है तो हमारी भी मजबूरियां कुछ हैं, उनको ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं बीच में। अच्छा, खत का भी एक जिक्र किया खान साहब ने कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है खत लिखूं। अभी आज कोई उसके ऊपर कोई हतमी बात पर तो नहीं हुई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अभी जो भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, बेसिकली तो हमारा जो डिसीजन है वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑफ़र की, जस्टिस साहब ने जो फरमाया कि घर में अगर आग लगी हो तो हम यकीनी तौर पर आग को बुझाना चाहते हैं, और हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर को आग लगे। और हम रिस्पॉन्ड भी करेंगे और हम अपनी तमाम जो बातें हैं वो भी सामने रखेंगे। उस घर को आग लगाने वालों का जो किरदार हैं उनके बारे में भी तो बात की जाए। अब ये तो नहीं हो सकता कि जिसने डाका डाला है वो कहे जी ठीक है, गुडी गुडी आप खेल लें। इस तरह तो हो नहीं सकता, क्योंकि निज़ाम जहाँ से गलत हुआ है, अगर आप वो बुनियाद जो हमारा असूली मौक़िफ़ है, अगर आप उस पर बात नहीं करेंगे, उस मसले को हल नहीं करेंगे, तो फिर ये सारी खराबियाँ रहेंगी। क्या अगर सिर्फ हुकूमत हासिल करना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद होता तो फिर हुकूमत को ठोकरें न मारी जाती। आपके सामने आया कि हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें जो हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई सियासी जमात नहीं गुजरी जो अपनी हुकूमत खुद गिरा दे। तो हुकूमत लेना हमारा मकसद नहीं है, हम निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो तरतीब ख़राब हुई है सिस्टम की, ये इस तरतीब को सीधा किया जाए और आइन जो है वो बहाल हो, ताकि मीनिंगफुल जो है वो आपको प्रोग्रेस नजर आए। अदरवाइज तो 76 साल से नाजुक मोड़ से गुजरते रहेंगे हम। ठीक है। रिसेंटली कोई मीनिंगफुल राब्ता हुआ इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ का? देखिए जी, हुकूमत मैं वाज़े कर चुका हूँ कि इस हुकूमत को तो हम मानते ही नहीं। ये जाली हुकूमत है। ये इस वक्त जो पार्लियामेंट है वो भी जाली है, इस वक्त जो सदर है वो जाली है, सीएम पंजाब वो जाली है, ये तमाम जाली लोग हैं। फॉर्म 47 की पैदावार हैं। अगर आज फैसला ट्रिब्यूनल्स कर दें तो बात जो है वो कहीं निकल जाएगी। तो ये इनको तो हम मानते नहीं हैं, इनके पास कोई पावर अख्तियार नहीं है। ये तो टूथलेस लोग हैं। इनको तो जो
काकड़ साहब हैं और जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने सारा कच्चा चट्टा इनका खोल के रख दिया है। तो इनके पास तो कुछ है नहीं। तो किसी और तरफ से भी कोई राब्ता नहीं हुआ? देखिए, उसमें हम ये किसी की हम जो है ना वो सरेंडर नहीं करेंगे, ना इनिशिएटिव हमारी तरफ से होगा। हम अपनी एक तहरीक हमने जारी रखी हुई है, आपके सामने है जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत हमारे ऊपर हुई। हम एक सियासी जमात हैं, हम किसी भी किस्म के इंतशार की तरफ ना जाएंगे, ना हम इस किस्म की पॉलिसी रखते हैं। और सियासी जमात के तौर पे हमारा दरवाज़ा भी सबके लिए खुला है। हम ओपन हैं, जिसने डायलॉग करना है वो हमसे आके करे बात। और हमारी डिमांड कोई डील करने की नहीं है। हम सिर्फ मुज़ाकरात अगर करेंगे तो हम सिर्फ सिस्टम की खातिर करेंगे, आइन की खातिर करेंगे और आइन को बहाल करवाने की बात करेंगे। हम जो ये जो कार्ट की सिस्टम है, वो जो तरतीब चेंज हो गई है कि जो हॉर्स है वो कार्ट के पीछे लगा हुआ है और बाजू का जो होना आगे चाहिए, तो उसको सीधा अच्छा, आज एक और भी फैसला किया हुकूमत ने कि जी साइफर केस में जिसमें खान साहब की बरीयत हुई थी उसको वो चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा जो एक और मसला है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप लोगों के ऊपर एक तनकीद हो रही है लीगल टीम के ऊपर कि जिस तरह फौजी अदालतों के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, उनके ऊपर आप पिटीशंस क्यों नहीं दायर कर रहे कि इन मामलात को जल्दी सुना जाए? तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हो रहा है तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के ऊपर। देखिए, जब क्रिटिसिज्म होता है कौम की तरफ से, वो यकीनी तौर पे हमारे लिए मिशल राह होता है, हम उसको वेलकम करते हैं। खामियां ज़रूर होती हैं हर एक में, और जितने ओवरबर्डन हमारी सारी टीम्स हैं वो आपके सामने है। हर एक पर मुकदमात हैं, अब वकीलों के अपने ऊपर मुकदमात बनना शुरू हो गए। मैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन जो मिलिट्री ट्रायल या बाकी आपने फरमाया उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल तैयार है और वो सामने आएगी आपके। सवाल जो आपका साइफर के मुतल्लिक है कि साइफर की अपील के ऊपर मुझे लगता है जो इज़्ज़त अफजाई हाई कोर्ट में हो चुकी है, शायद उससे तसल्ली नहीं हुई। अब मज़ीद तसल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। तो एक वो पार्टी यानी कि प्रोसिक्यूशन जिसने खुद ये सारा ट्रायल गलत करवाया, और जब अब उसका बेनिफिट एक्यूज को मिल चुका है, तो अब वो किस हैसियत से और किस मुंह के साथ और किस डिठाई और बेशर्मी के साथ जो है दोबारा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब इसको रिमांड कर दें और वापस जो अब रिमांड की इस्तदा की गई, बाय द वे आपकी इतला क्लियर करूं कि उसमें खुद अब मान रहे हैं कि जी ट्रायल ठीक नहीं हुआ। जब हम कहते थे कि ट्रायल ठीक नहीं हो रहा, तब जो है इनको जल्दी पड़ी हुई थी क्योंकि इलेक्शन से पहले सजा देना मतलब था। तो अब अगर फिर जाएंगे तो क्योंकि साइफर कोई जुर्म नहीं किया, खान साहब ने किसी किस्म को कोई जुर्म सरजद नहीं किया, और पाकिस्तान जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर खान साहब ने फरमाया खुद कि मैंने इस कौम की इज़्ज़त और हुर्मत को की बहाली के लिए और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के ऊपर आँच ना आए, कोई जुर्रत ना करे कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर इस तरह की डायरेक्शन दे, तो मैंने तो इसलिए बात की थी। अच्छा, एक और बात जो खान साहब ने की थी कि बजट नहीं हम पास होने देंगे, और जून जुलाई में जो है हालात इस किस्म के हो जाएंगे कि हुकूमत जो है वो उनके लिए ठहरना या रुकना मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से कोई बातचीत हुई और कैसे बजट को आप मंजूर नहीं होने देंगे? देखिए जी, अपोजिशन का एक बहुत अहम किरदार होता है पार्लिमानी सियासत के अंदर, और हम अपना किरदार, जैसे कि आपको मालूम है कि कल भी बहुत सारे मेंबर्स ने खूब एहतजाज भी किया और अवेयरनेस की बात है। अभी आप ये देखें कि जो टैक्सेस प्लान किए गए हैं कि ये टैक्सेस लगाए जाएंगे, कहाँ से लिए जाएंगे ये अभी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि खुद डर रहे हैं। 400 का शायद फिगर है, 400 अरब रुपए है शायद, जो हुकूमत ने ऐलान किया कि वो जो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। तो कहाँ से करेंगे उसके बारे में बताएंगे तो पता चलेगा आवाम को, और ये सख्त तरीन हालात की तरफ लेके जा रहे हैं। आप ये देखिए कि खुद एडमिट कर रही हैं कि वो हम बढ़ाएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। तो अगर महंगाई बढ़ चुकी है, टैक्स हर एक का बजट आपने बढ़ाना है, तो अवाम का ख्याल कौन करेगा? अवाम की कोई बात नहीं करेगा। अवाम ये हुकूमत तो सिर्फ एलीट्स की हुकूमत है। जैसे इन्होंने दुबई लीक्स के बाद खामोशी साध ली है, जैसे इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स के साथ किया है कि नैब की जो तरमीम जो है वो उसके अंदर से सिरे से वो कवानीन ही ख़त्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से वाइट कॉलर क्राइम्स दूसरे जो हैं वो पकड़े जा सकते थे। इन्होंने अपने माफ़ी के चक्कर में क्राइम्स इटसेल्फ ही वो ख़त्म कर दिया कि सारे ही अब छुट्टी करें, और जो लीड कैप्चर इस वक्त इस मुल्क के अंदर है वो उसको लेके चलते हैं। अच्छा, वैसे वो जो नैब तरामीम का केस था उसकी ऑडियो भी मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई, कोई किधर से आई ऑडियो, कोई पता चला आप लोगों को? देखिए जी, मुझे तो उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सच है नहीं, पर ऑडियो यही बात खान साहब की बातें थी जो मुबैना ऑडियो में चीज़ें हैं। उस दिन मैं बिल्कुल वहाँ कोर्ट में मौजूद नहीं था, वरना तो मैं इसमें पूरे मुकदमे में रहा हूँ।
जो मेरे पास इतलात है वो यही बातें खान साहब ने की थी और उस दिन सोशल मीडिया पे यही बातें चल रही थी, तो ये खान साहब की आवाज़ है और खान साहब की ही बातें हैं। एक और मामला, अब इलेक्शन कमीशन भी गालिबन सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ये जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला, आपकी तमाम स्ट्रेटजी लगता ही है कि ट्रिब्यूनल्स के ऊपर इन्हिसार है कि वहाँ से फॉर्म 45-47 वाली जो भी कंट्रोवर्सी है उसका कोई हल निकलेगा, लेकिन अब रिटायर्ड जज साहिबान के हवाले से भी एक ऑर्डिनेंस आ गया है, तो इसके ऊपर आगे तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है? सबसे पहले जी देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो इस मुल्क की तारीख में ऐसा किरदार आपने कभी नहीं देखा होगा। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में स्याह धब्बे के तौर पर याद रखा जाएगा। जिस किस्म की धांधली और जिस ब्लेटेंट और ब्रेजन तरीके से इन्होंने किया ये सब कुछ, इसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी कहीं नहीं मिलती, किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं मिलती कि इस तरह की धांधली हुई हो। दूसरे नंबर पे हम एग्रीव्ड हैं उस इलेक्शन कमीशन से। अब इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो इंसाफ करने चल पड़ता है। अब इलेक्शन कमीशन से अगर हम एग्रीव्ड हैं तो वो अपने ट्रिब्यूनल, जब शिकायत हमें इलेक्शन कमीशन से है, इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए आरओज ने ये रिजल्ट तब्दील किए हैं, तो इलेक्शन कमीशन खुद कैसे चूज कर सकता है कि मैं इंसाफ इस हिसाब से नहीं कराऊंगा, मैं उससे कराऊंगा? ये लॉजिकल है। इससे बड़ा नाइंसाफी और क्या हो? पहले उनको पहले चोरी और डाका डालने दिया गया, उसके बाद उस डाके की पूरी जो है वो पैरादारी की गई, और अब मजीद जो है उसको इंश्योर कर रहे हैं कि तो अदालतें भी जो हैं वो किसी तरह से इंसाफ न दे सकें। तो इस ये जो रिटायर्ड जज साहिबान वाला मामला है ट्रिब्यूनल से, उनको आप कबूल नहीं करेंगे और उनके खिलाफ जो है? बिल्कुल हम कबूल नहीं करेंगे। और जो ये पहली दफा है कि इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ इज अ पार्टी। ठीक है, तो अगर उन्होंने कोई नामजद कर दिए ट्रिब्यूनल्स तो उनके खिलाफ आप अदालतों से रुजू करेंगे? हम बिल्कुल जाएंगे। हम जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया उसको भी नहीं मानते, और अब अगर लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से बड़े अच्छे फैसले आ रहे हैं। इंतजार पंजोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। अच्छा मलिक साहब, पहले तो ये बताएं, जो पीपल्स पार्टी एतराज़ात कर रही है बजट के ऊपर, आज हमने देखा कि पंजाब में भी गालिबन उनके अराकीन असेंबली मौजूद नहीं थे हाउस में, आपको लगता है कि वफाक में ये बजट के हक में वोट दे देंगे, बजट को पास करवा देंगे? मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी बिलाखिर बजट में हुकूमत को सपोर्ट करेगी, क्योंकि इसके अलावा फिर हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है। और पीपल्स पार्टी के जो अपने एतराज़ात हैं, कुछ पे बातचीत भी जो है वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी मनवा लेगी। तो जो एतराज़ात बजट के ऊपर आ रहे हैं, खासतौर पर टैक्सेस के हवाले से, पीपल्स पार्टी पहले भी इस बात का जो इंदिया देती रही है कि अवाम पर मजीद टैक्स नहीं लगने चाहिए, और पीपल्स पार्टी फिर से अपनी अब कामयाबी करार देगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता कि पीपल्स पार्टी बजट के खिलाफ बिल्कुल यकसर जो है वो इसके खिलाफ चली जाए और बजट जो है उसमें हुकूमत को मंजूर कराने के लिए उसकी सपोर्ट ना करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी अंदाजा है मुश्किलात का, और जो इस वक्त पाकिस्तान की माशी मुश्किलात हैं पीपल्स पार्टी से कुछ दूर नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी एक अवामी सियासत करना चाहती है, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगर अवाम के अंदर कोई बेचैनी है, या ताजर बरादरी के अंदर, या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंदर कोई लोग शिकायत कर रहे हैं, या जैसे कि प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है पूरा उस पर जो आवाज़ उठा रहा है, तो उनकी आवाज़ बना जाए। अच्छा सर, मतलब ये आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भी रहना चाहती है पर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? बराबर के जिम्मेदार है ना, जो कुछ भी हो रहा है वो तो बराबर के जिम्मेदार हैं इस वक्त। मेरे ख्याल में आपने बड़ा खूबसूरत तज़किया कर दिया एक जुमले के अंदर ही कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भी रहना चाहती है, अपोजिशन भी करना चाहती है, और पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि वो हुकूमत का हिस्सा भी हो, सदारत भी उनके पास हो, गवर्नर्स भी उनके पास हों, अहम ओहदे भी उनके पास हों। लेकिन जब अवाम सवाल करें तो पीपल्स पार्टी ये कहे जी कि मियां शहबाज शरीफ से पूछा जाए। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब से मुलाकात की है, क्या ये आने वाले दिनों में जो मुल्क के अंदर सियासत के हवाले से पेशरफ्त होनी है, क्या पता कोई एहतजाजी तहरीक वगैरह चले, उसको प्रीएम्प्ट करके शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना से मुलाकात की? आप किस नज़र से देखते हैं इस मुलाकात को? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा न बने, या हुकूमत के खिलाफ किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा न बने, क्योंकि आपको भी इल्म में है कि फजल रहमान साहब के पास स्ट्रीट पावर बहरहाल किसी न किसी हद तक मौजूद है। और दूसरा, जो बड़े दरीना ताल्लुकात हैं मियां नवाज शरीफ के और मौलाना फजल रहमान के, अगरचे ये दूरियां बढ़ी, कुछ जो उनको शिकायत हैं कि उनको अकोमोडेट सही तरीके से नहीं किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कोई मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ से खुश नहीं है वो, लेकिन एक अपने प्रेशर के लिए इस वक्त तहरीक इंसाफ की हमायत कर रहे हैं या उनके मौक़िफ़ की हमायत कर रहे हैं। हालांकि उनको गिला तो केपीके के अंदर है,
और KPK में उनके मुकाबले में जो जीती वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं हराया मौलाना फजल रहमान को। तो आपको लगता है कि सर के ऐन मुमकिन है कि जो मामलात तहरीक इंसाफ से शुरू हुए थे पर आने वाले दिनों में हम मौलाना को हुकूमत के साथ या फिर नून लीग के साथ देखें? मेरे ख्याल में कुछ चीज इसमें बेइदज कियास नहीं है। मौलाना फजल रहमान सियासत के एक मजे हुए प्लेयर हैं। वो देखेंगे अगर हुकूमत के लिए मुश्किलात ना पैदा होती हुई और हुकूमत अगर संभल गई और हुकूमत को उनको नजर आ गया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर ही रहे और PTI के लिए कोई गुंजाइश ना निकली, तो मौलाना फजल रहमान कभी ऐसे हारे हुए घोड़े के ऊपर जो है वो शर्त लगाने वाले नहीं है। मौलाना फजल रहमान अपने सारे कार्ड्स बचा कर रखेंगे, हुकूमत के साथ जा भी सकते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर भी कर सकते हैं और PTI की आवाज भी वो बुलंद करते रहेंगे। मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान अपनी स्पेस जो है वो उसको चाह रहे हैं, किस तरीके से उनकी अपनी स्पेस उनको मिलती है। ठीक है। अच्छा सर, अचकज़ई साहब को जो नामजद किया है इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए, और अचकज़ई साहब जो हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई थी एक हफ्ता डेढ़ पहले और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि जमहूरियत के हवाले से जो भी नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है वो बड़ा असूली रहा है माजी में और मैं उनसे दोबारा बात करूँगा। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के बजाय जब अचकज़ई साहब बात करेंगे दीगर जमातों से तो उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है, माहौल में बेहतरी आ सकती है? देखिए, बुनियादी मसला अतर साहब ये है कि मुल्क की सारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ भी हैं और एक दूसरे के ऊपर एतमाद भी नहीं करती। अचकज़ई साहब की बात करें, अचकज़ई साहब जितने विक्टिम PTI के थे इतने शायद ही किसी के विक्टिम हो, क्योंकि अचकज़ई साहब का बड़ा एक सियासत के अंदर एहतराम था। PMLN उनका एहतराम करती थी, पीपल्स पार्टी उनका एहतराम करती थी, लेकिन जब सबसे ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब तहरीक इंसाफ ने अपनी जरूरत के तहत उनको आगे किया है, इसलिए अचकज़ई साहब भी ये बात समझते हैं कि उन्हें किस हद तक ये लड़ाई लड़नी है, किस हद तक ये लड़ाई नहीं लड़नी, कहाँ डायलॉग करना है, कहाँ बातचीत के दरवाजे सही खोलने और कहाँ मियां नवाज शरीफ के साथ उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार करना है। तो मेरे ख्याल में ये बातचीत वो करते रहेंगे, कहते रहेंगे कि मियां नवाज शरीफ के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात हैं और वो कतई नहीं चाहेंगे कि हुकूमत के साथ किसी ऐसी हेड ऑन की कैफियत में चले जाएं। वो दरमियाने रास्ता निकालने की कोशिश जरूर करेंगे जिसपे PTI भी मुतमईन हो, PMLN भी मुतमईन हो, पीपल्स पार्टी भी मुतमईन हो, जो भारत सियासतदानों का एक बड़ा इम्तिहान होगा कि अगर सियासतदान इस सब में सर, इस इम्तिहान में जरदारी साहब को आप किधर देख रहे हैं? सदारती महल या प्रेसिडेंट हाउस को कहाँ देख रहे हैं? मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने माजी में कोशिशें की हैं और जरदारी साहब दोबारा भी ये कोशिशें करेंगे। जरदारी साहब के ऊपर जो है खास तौर पे अगर आप PTI के जो लोग हैं वो जो पीपल्स पार्टी से गए हुए हैं PTI के अंदर, वो इस ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं मुस्लिम लीग नवाज की निस्बत। वो जरदारी साहब की भी इन्वॉल्वमेंट चाहेंगे, जरदारी साहब का भी इसमें किरदार हो सकता है। जरदारी साहब ने आते ही जो पहली पार्लियामेंट से स्पीच की थी वो भी बड़े वाज़ेह थी कि वो इफ़हाम और तफ़हीम के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। PTI थोड़ी सी अपने एक अंदरूनी दबाव का शिकार भी है और अपने वर्कर्स के एक जो वो मोमेंटम बना चुके हैं टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट, उससे भी PTI को अब बड़े मसाइल हैं। PTI अगर बात आपको लगता है सर PTI अपने बयानिए की कैदी हो गई है, हॉस्टेज हो गई अपने नैरेटिव की, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव की? मैं समझता हूँ काफी हद तक PTI को ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि PTI ने जो एक लाइन थी वो बड़ी तेजी के साथ क्रॉस की। अब उनका कारकुन जो है वो सियासी जमातों के खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पे कैंपेन नहीं कर रहा, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कैंपेन कर रहा है। और जब मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, वो तो पहले कहते रहे, PTI ने कहा जी मुस्लिम लीग नवाज की कोई हैसियत नहीं है, पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, हम तो एस्टेब्लिशमेंट को इसलिए टारगेट करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है। अब जो अपना वो नैरेटिव चेंज करेंगे, मुझे लगता ये है कि कम से कम PTI को सोशल मीडिया जो वॉरियर्स हैं उनके जो बाहर बैठे हुए हैं वो तनकीद का निशाना बनाएंगे। PTI इस दबाव का शिकार है और खासतौर पे वो PTI के कारकुन जो बड़ी एक शिद्दत पसंदी का मुजाहरा हमेशा से करते रहे, या वो रहनुमा जो इमरान खान साहब को हर हाल में इस बात पर बजिद रहे कि बस हमें टकरा जाना चाहिए, उनके लिए भी ये चीजें हजम करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक। अच्छा सर, इसमें एक और जो आज हमने पेशरफ देखी कि साइफर केस जिसमें बरी कर दिया गया था इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, उसके खिलाफ हुकूमत ने अपील कर दी है, अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। तो ये शो करता है हुकूमत की इंटेंट, जो बहुत सारे तहरीक इंसाफ के दोस्त कह रहे थे कि हफ्ते डेढ़ में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल है वो बाहर आ जाएंगे और जो ये अपील हुई है ये शो करता है कि मामलात अभी तूल पकड़ेंगे? देखिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, और मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि इमरान खान साहब के जल्दी बाहर आने का इम्कान कतई नजर नहीं आता।
उस वक्त तक कि जब तक इमरान खान साहब इस बात को मान ना लें कि जो माजी में गलतफहमियां हुई या जो कुछ उन्होंने किया, जो तहरीक चलाई गई, जो जेल साजी की गई वफाज पाकिस्तान के खिलाफ, उससे उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है। देखिए, जिस सतह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट जिस सतह पे जा चुकी है, इस सतह से रातों रात जो है ये फैसले नहीं होने कि बिल्कुल विड्रा हो जाए और इमरान खान साहब के लिए बड़ी आसानी हो जाए। ये इसके लिए एक कदम, एक स्टेप हो सकता था, लेकिन होता ये है कि चंद दिनों बाद वो जो ट्रस्ट होता है वो मजीद फिर उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। खान साहब के साथ कुछ अगर बातचीत के हवाले से कुछ लोग समझते हैं कि शायद मामला बेहतर हो सकते हैं, साथ ही कोई ना कोई चीज नई सामने आ जाती है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट हो या मौजूदा हुकूमत हो, वो दबाव इमरान खान साहब के ऊपर कम नहीं करेंगे। ये अपील करना भी उसी का हिस्सा है कि कहीं ऐसा महसूस ना हो कि इमरान खान साहब बिल्कुल इजी हो जाएं और वो फिर अपनी बातचीत जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या PMLN या पीपल्स पार्टी समझती है उसको मनवाने में कामयाब फिर नहीं हो सकेंगे। ये दबाव मेरे ख्याल में दोनों अतराफ से वो कायम रखना चाहते हैं। PTI भी रखना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट भी रखना चाहती है, हुकूमत भी रखना चाहती है। इन हालात में जरा मुश्किल होता है मामला को सेटल करना। अच्छा, वैसे कोई इस वक्त कोई राब्ते, आपकी कोई ऐसी इत्तला कि PTI के साथ कोई राब्ते किए जा रहे हो हुकूमती सतह के ऊपर, या दीगर जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं जिनके हवाले से बार बार PTI ख्वाहिश का इजहार करती रही है कि उनसे बातचीत होगी, अभी तक कोई मीनिंगफुल राब्ता हुआ है? मेरे ख्याल की सतह को राब्ता हुआ है। जो दरमियान में लोग, आरिफ अलवी साहब कोशिशें कर रहे थे, आरिफ अलवी साहब इस बात पे लगे रहे, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की। फिर अली मीन गंडापुर साहब संडे के रोज गए, जाके उन्होंने मुलाकात की, जाके इमरान खान साहब से मिले। उसमें तो अमूमी ये तासर यही पैदा होता है कि अगर इतवार के रोज भी मुलाकात की इजाजत मिलती है तो कहीं ना कहीं ये लचक जरूर है कि कोई बातचीत अगर कोई लेके आता है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आपको याद होगा कि ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया गया था, जब तक 9 मई से अपने आप को कतई तल्लक या अपनी उस गलती को PTI तस्लीम नहीं करती तो वहां लचक होती हुई नजर नहीं आती। बातचीत होती रहती है, लेकिन ये कहना कि कोई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के किसी धड़े के माबैन बराह रास्त बातचीत हुई है, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। बातचीत जो है वो हुकूमत भी उसमें कर सकती है, हुकूमती ज़ोमा भी कर सकते हैं, और PTI के बाद ऐसे लोग हैं जो इस बातचीत का हिस्सा रहे हैं और अब भी मौजूद है। अच्छा सर, शहबाज हुकूमत को आप इस वक्त किस जगह पे प्लेस कर रहे हैं? इसलिए कि कहा जा रहा है कि बजट के बाद महंगाई का तूफान आएगा और जून जुलाई में हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, और शायद प्रीएम्प्ट करके मौलाना से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है कि कम अज़ कम सियासी अपना जो कॉर्नर्स हैं उनको हम कवर करें। मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब के लिए फौरी कोई मुश्किलात हैं और मौजूदा हुकूमत के लिए फौरी तौर पे कोई मुश्किलात हैं। हो सकता है साल बाद कोई ऐसी चीजें सामने आए। अभी बजट आएगा, बजट के बाद बजट के जो उसके होंगे असरात वो सामने आएंगे। हुकूमत दावेदार होगी कि हमने कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी कर ली है, कुछ चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हैं। बजट के बाद आपको IMF के साथ जो मामलात हैं वो सेटल हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि फौरी तौर पे इस वक्त जो है वो हुकूमत के लिए कोई बड़ा मसला है। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो मामलात हैं उनमें कोई बड़ी आपको दरार भी नजर नहीं आती। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि ये कंटिन्यूटी कुछ अर्सा रहे ताकि माली मामला जो है मुल्क के वो खराब ना हो। इसलिए कोई बड़ा ऐसा हुकूमत के लिए चैलेंज नजर नहीं आता। जो तहरीक इंसाफ का एक मौकिफ है उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो बड़ा सख्त मौकिफ लिया हुआ है उससे हुकूमत को फायदा हो रहा है। मैं समझता हुकूमत को तो यही फायदा है कि PTI अगर मुज़ाकरात में या किसी संजीदा मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनती और अगर वो ये डिमांड रखती है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, जो यकीनी बात है अगर हुकूमत वापस करती है तो हुकूमत रुखसत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इसका फायदा बहरहाल हुकूमत उठाने की कोशिश करती है। देखिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई थी PMLN के साथ, इमरान खान साहब फायदा उठा रहे थे। आज इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है इमरान खान साहब के साथ, तो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी है। ये ऐसा खेल है जिसमें से मेरे ख्याल में हर कोई अपना अपना जो है फायदा देख के सियासत कर रहा है। नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका प्रोग्राम देखने का, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।